गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग आज भी अभी सीक्वेंस सीरीज के ही क्वेश्चन मतलब उसी टाइप से और लॉजिक वाले क्वेश्चन कुछ मिक्स करके करेंगे। ठीक है। और क्योंकि एक बात बता दूं, जैसे अगर तुम लोग का एग्ज़ाम अभी आने वाला है तो सिलेबस तो मैथ्स का बहुत ज़्यादा है, 11th का पूरा ही होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो हम लोग क्या करेंगे कि तुम लोग प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना, पेपर्स करो, और फिर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो मेरे से पूछ लो व्हाट्सएप पे या कैसे भी, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि वो पूरा टॉपिक जब क्लियर होता है तभी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो कहने मतलब है कि जितना अगर हमें आता है उतना अगर हम सफिशिएंट कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी लो जाता है। ठीक है, कट ऑफ लो जाता है तो अगर मान लो हमारा 50% या 60% कवर है मान लिया, तो उसमें ही अगर हम लोग कुछ कर पाएँ, क्योंकि चार सब्जेक्ट मिला के ही बात हो रही है, तो अगर उतना कर पाओगे तो सही रहेगा। कट ऑफ थोड़ा लो है तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस समय पे मैथ्स का स्पेशली सिलेबस वैसा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन वही है कि पी वाई क्यूज़ हम लोग को करने चाहिए, उन्हीं के थ्रू हम लोग को समझना है ठीक से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और मैं भेज देता हूँ तुम लोग को, ये बाद में तो करते हो ना, वो उसमें भी क्योंकि 4-5 बज जाता है तो फिर पूछते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टू डिजिट नंबर एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर्स। ठीक है। और लिखा हुआ है, पूरा पूरा लैंग्वेज पढ़ो। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दो डिजिट इन एक्स और वाई के जो है वो विच कैन बी ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द अदर। मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो भी है वो तुम डिजिट को रिवर्स करके भी निकाल सकते हो। अब क्योंकि ये इंटीजर वाला क्वेश्चन है तो इंटीजर वाले में लॉजिक लगता है। तो जैसे मान लो एक्स एक्स और वाई है, तो हम लोग एक्स प्लस वाई बाई टू अर्थमेटिक मीन होगा, और अंडर रूट एक्स वाई ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये रिलेशन लिखा है, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे ले लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ले लेना चाहिए 10a+b। तो इसको लिख दोगे 10b+a, रिवर्सिंग यही होगा। है ना, ऐसा लिखा जा सकता है x+y/2 10a। तो x+y कितना हो जाएगा 20a+b, और अंडर रूट एक्स वाई 10b+a। तो अगर हम लोग, और यहाँ पे a और b हमें पता है, a और b जो तुम्हारा है दोनों हम लोग का एक तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिंग डिजिट कर रहे हो तो टू डिजिट तो होना चाहिए, तो ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, बी ज़ीरो नहीं हो सकता, और दोनों ही यूनिट वाले होंगे। तो ए और बी की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 से लेके 9 तक हो सकती है। अब ये इंटीजर है, इसके बारे में हमको बस सॉल्विंग करनी है। ठीक है। अब जैसे दो इक्वेशन है और वेरिएबल बहुत सारे हैं, ए बी भी है, एक्स वाई भी है, तो हम लोग एक्स और वाई के हिसाब से सोचेंगे थोड़ा सा। एक्स प्लस वाई पता है, अगर हमें एक्स माइनस, ये सॉरी यहाँ पे टू भी होगा ना, अगर एक्स माइनस वाई भी पता चल जाए तो हम लोग एक्स की वैल्यू ए और बी के टर्म में निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई है, रूट एक्स वाई है, उसकी हेल्प से अगर एक्स माइनस वाई पता कर लें तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू ए और बी के टर्म में। फिर वहाँ पे हमें पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास यही वैल्यूज़ हैं जिनके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x माइनस वाई निकालना, तो x माइनस वाई जो होता है वो क्या लिखते हो, ये लिखते हैं।
सॉरी एक्स वाई, है ना, यही होता है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन दो इसका स्क्वायर कर दो, 400 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 80ab। और अंडर रूट एक्स वाई पता है तो इसका स्क्वायर कर लो, तो एक्स वाई पता चल जाएगा, तो -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10b प्लस ए का होल स्क्वायर, तो 100b प्लस ए स्क्वायर प्लस 20ab। उसके बाद यहाँ से देखो तो 400, ये बी स्क्वायर है, 400 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है, तो -4 कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 80ab कट गया, तो ये 396 हो गया। और अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 396 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 396 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 9 से डिवाइड होगा, 6√11 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। यहाँ तक ठीक है ना? अभी लॉजिक लगाना है इसमें बस। देखो अब लॉजिक ये लगेगा, एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स थे, एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स थे, और अगर एक्स माइनस वाई करोगे तब भी इंटीजर आएगा। तो एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर आना है तो 6 तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो एक 11 मिल रहा है, एक 11 और होना चाहिए। एक 11 हमारा डिफरेंस से नहीं आएगा क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यूज़ यही हैं, तो किससे आ सकता है, ए प्लस बी से आ सकता है। पर ध्यान ये रखना होगा कि उस समय ए माइनस बी भी ऐसा ना हो कि हमारा वो रूट के अंदर फंस जाए। तो क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, देखो एक्स और वाई दोनों 6 और 5 हो सकता है, बिल्कुल 6 और 5 है ना। तो क्योंकि 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही, हमें 11 भी चाहिए था, हालांकि 9 और 2 लिखते हैं, लेकिन 9 माइनस 2 7 फंस जाता। तो यहाँ के हिसाब से लॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 6 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 5। ठीक है। अच्छा, अब आंसर हमें निकालना है एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई ये लिखा है, निकाल दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 × 6 प्लस 2 × 5। ठीक है, हो गया, समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो ए कॉमा बी को रेंज में क्यों ले, एक बार वो बता दो, मैंने कल रेंज में नहीं देखा। असल में वो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका ये होता है, यस सर। तो उसमें ए और बी फिर यूनिट वाले होने चाहिए ना, मतलब वैल्यू उनकी जी 1 से 9 या, देखो 2 डिजिट है तो ए तो 0 हो नहीं सकता, वरना 2 डिजिट ही नहीं बनेगा, ओके सर। और ए और बी 1 से लेके 9 तक फिर बोला जा सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो हो गया ये वाला 130। चलो नेक्स्ट, किसी को कुछ पूछना हो इसमें बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे, इसको देखो, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब तीनों जो हैं डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर और एपी में है, तो स्मॉलेस्ट साइड इज 10 है, तो नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। है ना, एक बार सोचो,
ये हो जाएगा। इनफाइनेटली मैनी इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना साइड्स तुम्हारी इंटीजर्स हैं। जैसे मान लो स्मॉलेस्ट साइड 10 है ना, तो अगली साइड तुम मान सकते हो 10 + d, और दूसरी तीसरी साइड क्या मान सकते हो 10 + 2d। हाँ हार्दिक, सही है ना। तो 10 + d। अब d तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोल रहे हो इसको, 10 स्मॉलेस्ट बोल रहे हो, तो 10 + d मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्योंकि इंटीजर है तो 10 में अगर इंटीजर ऐड करोगे तो भी इंटीजर आएगा, तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ टू साइड्स, ये थर्ड साइड जो है सबसे बड़ी साइड है, इसको तुम ऐसे लिख लो, ये क्या होगी, छोटी होगी सम ऑफ टू साइड जो छोटी वाली हैं। बस इतना सफिशिएंट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, 2d - d, इधर आ गया 10, तो d की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी हो गई। अब 10 से छोटी तो हो गई, लेकिन रखना इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर नहीं रखोगे तो ये जो साइड तुमने लिखी है ये इंटीजर नहीं आएगी। तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से लेके 9 तक, तो 9 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसकी वैल्यू इससे एक्सीड कर रही है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या पॉसिबल है, इसको भी किया जा सकता है, सम लिखना है हमें। हमें एक चीज़ पता है, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं, ये होता है n/6 2n+1 n+1। ठीक है, ये होता है 1² + 2² + 3² से लेके n² तक का सम। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और मान लो अभी आगे ज़रूरत पड़ जाए इसकी, तो ये भी ध्यान रखो। ये होता है, और सिग्मा r भी ध्यान रखो। तो ऊपर लेकिन 2 4 6 लिखा है ना, तो यानी हम लोग अभी उसको ठीक से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब है 1² + 2² + 3² से लेके n² तक, तो ऊपर तो 2² से है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा बना लें, ऐसे 2² कॉमन कर लो ऊपर से, ऐसे लिख सकते हैं। अब वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा उसका, पहला वाला 1² + 2² + 3² से लेके n² तक का सम n/6 2n+1 n+1 लिखा जा सकता है। अच्छा, अब नीचे नीचे भी अभी नहीं सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे। ये देखो यहाँ 2 4 6 लेके आए हैं, 2 नहीं था और 4 भी नहीं था, ऊपर वाला जो हमने लिखा है क्वेश्चन में 2 4 6 नहीं था, तो हम लोग उसको लेके आए, तो इसका मतलब माइनस भी लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब फिर से ये वाली चीज़ तो यही है ना, तो इसके लिए तो हम लोग वही लिख देंगे, इसका तो डायरेक्ट है। अब इसमें 1 से लेके कहाँ तक का सम है, 2n तक है, तो हम लोग ने n तक लिखा हुआ है, तो n की जगह 2n डाल दो इसमें।
ऊपर फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पे n की जगह 2n डाल दो उसमें, क्योंकि n 2n तक का सम है। 2n/6, 4n+1, 2n+1 माइनस ये वाली चीज़ यही लिखी है जो ऊपर अभी लिखी थी, तो उसकी जो वैल्यू तुमने यहाँ लिखी वो यहाँ पे भी लिख दो। और ये क्या है, ग्रेटर देन 1.01। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। देखो कुछ कॉमन होके कट रहा है, एक तो n कट रहा है और एक 2n+1 कट रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 2/3, एक काट दिया हमने, n+1 बचा। नीचे हो जाएगा 1/3, 4n+1 माइनस 2/3 n+1। 3 तो नीचे से कॉमन होके कट जाएगा, 3 नीचे से पूरा, इधर से पूरा 3 हमारा कट गया। बचा क्या यहाँ पे, ऊपर बचेगा 2n+1, नीचे हो जाएगा 4n+1 माइनस 2n+1, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1.01। ठीक है, 2n+2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 2n-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके n एक साइड ला के सॉल्विंग कर लो, है ना। अभी मान लो तुम अगर और कुछ लिखना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हैं कि डिवाइड करवाना है तुम्हें, तो यहाँ पे एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया, तो 2n-1 अलग कर दिया, +3 अलग कर दिया, ये अलग हो जाएगा, तो 1 + 3/2n-1 ग्रेटर देन 1.01। 1 कट जाएगा, वो उधर से ले जाओ, तो 3/2n-1 ग्रेटर देन आ जाएगा 0.01। ठीक है, 2n-1 को उधर ले जाओ और 0.01 को इधर ले आओ, तो 300 इज ग्रेटर देन 2n-1। यहाँ से आएगा 300 इज ग्रेटर देन 2n-1। तो 301 301 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 150 से ज़्यादा आ रहा है, तो n की वैल्यू जो होगी वो 150 पॉइंट से कम होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 150। मैक्सिमम वैल्यू n की 150 हो सकती है, यहाँ से दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट में आपने क्या लिखा है, वो 2n+2 माइनस 1+1/2n-1। वो इसलिए नीचे जो बन रहा है ना, ऊपर वही बना दिया है, -1 + 1 किया है। अभी लिखा वही है, जो नीचे 2n-1 है उसको देखो ऊपर 2n+2 लिखा था, तो मैंने क्या किया, -1 + 1 कर दिया, तो आगे देखो ये स्टेप लिखा है, 2n-1 + 3 लिखा जा सकता है इसको। यस सर, सर बट वो 4n+1 कहाँ गया? वो तो कट गया ना, 4n-2n, अच्छा ओके और सर। यहाँ 1-2, तो वो लिखा है। ओके सर। मतलब कैलकुलेटिव है, बस ये कि फॉर्मूला इसमें लग रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम लोग इसको कर डालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको सोचो, इसमें कोई इसमें कोई सीरीज नहीं है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है।
देखो इसमें ऐसे सोचेंगे, ये जो 40 नंबर्स हैं इस 5 से डिविजिबल की बात हो रही है, दो का सम। तो हम लोग पहले 5 के हिसाब से सोचते हैं कि किसी नंबर को 5 के हिसाब से कैसे लिखा जा सकता है। या तो ऐसे लिख सकते हो 5n, 5n+1, 5n+2, 5n+3 या 5n+4 करके कोई भी नंबर, है ना। और हमें ये देखना है कि जो नंबर तुम उसमें रख रहे हो उनका सम 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये देखना है हमें। तो इनमें से देखो, अगर ये इन्हीं टाइप के नंबर इसमें पड़े हुए हैं और तो कोई टाइप नहीं है ना, ये इन्हीं टाइप के नंबर इसमें पड़े हैं, वो डिविजिबिलिटी वाला जो हम लोग पढ़ते थे यूक्लिड वाला, उसी हिसाब से बोला जा सकता है ना ये चीज़, है ना। ठीक। अब देखो इनमें से हम लोग क्या ले सकते हैं। अगर मान लो हमने ये दो नंबर लिए, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 10n+3 आ रहा है, तो वो तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर 3 आ रहा है ना। तो यहाँ 5 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग ऐसे कोई नंबर रखें जो आपस में भी अगर ऐड कर दो, 5n+1 5n+1 करो, तब भी तुम्हारा ऐड होके तुम्हारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ये भी नंबर अगर आपस में ऐड करो 5n+2 5n+2, तो भी तुम्हारा ऐड होके 5 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 5n+1 5n+2 करो, तब भी तुम्हारा ऐड होके 5 से डिवाइड नहीं हो। मतलब ये दोनों टाइप के नंबर रखे जा सकते हैं। अब ये दोनों रख रहे हो तो इनको मत रखो। क्यों? क्योंकि इनका इसके साथ अगर ऐड करोगे तो 5n 10n+5 हो जाएगा, उसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों रख रहे हो तो वो तुम नहीं रख सकते, ठीक है। और अगर तुम इसको रखना चाह रहे हो, इनको, तो इनको रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उन दोनों को नहीं रख सकते, है ना। तो कहने का मतलब है ये कितने इस टाइप के नंबर है वो तुमको देखना है। और ये जो नंबर है ये दो अगर होंगे, है ना, तो फिर उनका सम हमारा 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर एक हुआ और एक अगर इसके साथ ऐड हुआ या किसी के साथ भी ऐड हो, है ना, दो का सम 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि तुम 5n वाला एक नंबर रख सकते हो, बाकी या तो तुम ये दोनों में रखो या फिर इन दोनों में रखो। तो इन दोनों के हिसाब से सोच लो या इन दोनों के हिसाब से, कैसे भी। अब हर एक 5 के ग्रुप में ये देखो नंबर है 1 2, फिर अगर 6 7 8 9 10 लिख रहे हो, ये दोनों नंबर है, यही है ना, 5n+1 5n+2 के हिसाब से। ये दो नंबर है। तो कहने वाला हर एक 5 के ग्रुप में, हर एक 5 के ग्रुप में दो ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं, 40 नंबर्स हैं तो 8 होंगे ऐसे, यहाँ पे 8 ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो। और हर एक में दो दो हैं, इसका मतलब अंदर तुम यहाँ पे 8 × 2 से 16 डाल सकते हो, 16 एलिमेंट। और एक अगर 5 वाला कोई भी ले लो तो भी ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, और प्लस 1 एलिमेंट विच इज डिविजिबल बाई 5। बताओ सही है, समझ में आया? बताओ क्लियर है? तो आंसर इसका 17 हो जाएगा फिर।
अगर मान लो तुम इनको छोड़ देते या इन दोनों को नहीं लेते, इन दोनों के हिसाब से चलते, तो फिर हमें लेना पड़ता ये वाले 2 नंबर, फिर ऐसे 2 2 के मिलते रहते। तो कहने मतलब है कि मैक्सिमम जो तुम डाल सकते हो एलिमेंट, वो मैक्सिमम 17 एलिमेंट्स उसमें पढ़ सकते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉल्व करना है देखो, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप से है। तो एक देखो, सॉल्विंग के लिए कुछ तो हमें ऐसा एज्यूम कर लेना चाहिए जिससे थोड़ा ठीक से हो जाए। जैसे 3 की पावर x है ना, और प्लस 5 टू दी पावर x है, माइनस 3 स्क्वायर की पावर x है, प्लस 5x इंटू 3 की पावर x है, माइनस 5 स्क्वायर की पावर x है। ये तुम्हारा m है। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें हम लोग ले सकते हैं, इसको तुमने मान लिया ये l है, ये प्लस m है, स्क्वायर वो दिखने में थोड़ा सा लगता है, तो l स्क्वायर, ये l और m माइनस m स्क्वायर। l हमारा 3 टू दी पावर x है, m 5 टू दी पावर x लिया है। अब एक इक्वेशन में 2 2 वेरिएबल हैं, कैसे मिनिमम मैक्सिमा या कुछ बता पाए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। ये वाला तो मिक्सिंग करा दो, ठीक है। तो हम लोग अगर, और इनको भी अगर देखो, तो अगर हम लोग 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, हालांकि ये एग्ज़ाम में ऐसा अगर आएगा तभी हो पाएगा, अगर कोई ट्रिक नहीं समझ में आई तो फिर वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तुरंत वहाँ पे ऐसा समझ ही आ जाए, ठीक है। तो बस इसलिए है क्योंकि इसको अगर करोगे तो हो सकता है एक बार स्ट्राइक, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो स्ट्राइक कर जाए और हो जाए फिर, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अंतर हो जाता है। यहाँ से एक एल स्क्वायर अगर हम लोग निकालें, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर माइनस 2 LM प्लस एम स्क्वायर, ये बन रहा है। अब यहाँ से ये दिख रहा है 2L और ये एल स्क्वायर है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इन दोनों को भी अगर मिलाना चाहें तो -1 चाहिए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस AB के लिए। ऐसे 2m माइनस एम स्क्वायर है, तो इसमें भी -1 चाहिए। अब वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो सही रहेगा। अब -1 लिया है तो हमें एक बार +2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा L माइनस कॉमन करके L-1 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन करोगे तो M-1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। L-1 का स्क्वायर प्लस M-1 का स्क्वायर प्लस L-M का स्क्वायर, ये बन रहा है। अब इसमें फिर लॉजिक लास्ट में ये लगेगा, ये जो आखिरी वाला नंबर है ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 या 0 से बड़ा नंबर बोलोगे, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। अब 0 कब हो सकता है, जब तीनों ही टर्म 0 होंगे हमारे, तब ये 0 हो सकता है, क्योंकि हर एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर या तो 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। तो अगर तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको तुम्हें सबसे छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे छोटा रखोगे मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों एक साथ 0 हो सकते हैं। अगर L भी M हो जाए 1 हो जाए और M भी 1 हो जाए और उस समय L और M दोनों सेम होंगे तो ये नंबर पूरा 0 हो सकता है। तो जो M की मैक्स वैल्यू है,
वो हमारा एट एल इक्वल टू और एम इक्वल टू 1 पे मिलेंगे। अब यहाँ पे ये 1 कब आएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और एम मैक्स आएगा क्या, जब वो पूरा टर्म 0 हो गया तो 2/2 बचा, आंसर क्या हो गया 1। तो जो 1 है वो कहाँ पे लाई करेगा वो देख लो। समझ में आया? सर जो आपने व्हाइट कलर में लिखा है उसके ऊपर वाला सेट कैसा है वो एक बार बता दो। मतलब ये वाला एक साइड हो गया ना, सब एल एम में और स्क्वायर में लिखे हैं सब के सब। सर इसके ऊपर वाला। हाँ इसके अच्छा, ये ऊपर वाला देखो, ये वाला तो मिक्स हो गया था, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये लिखा कि ये जो एल स्क्वायर है, ए स्क्वायर और 2a भी दिख रहा है, तो 1 चाहिए हमें, तो 1 हम ले आए -1 करके, क्योंकि माइनस एल स्क्वायर -1 और +2l मिला देंगे हम लोग। फिर ऐसे ये वाला और इसके हिसाब से भी -1 ले आए। अब लाए हैं तो ऐड भी करना पड़ेगा। सर मतलब स्क्वायर्स बनाने के लिए हमने बोला है। हाँ ओके सर। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1, तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे लाई कर रही है। सर आपने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये नंबर सबसे कम होगा, क्योंकि 2 के अंदर माइनस करके लिखा है। ये नंबर सबसे कम होगा जब जब तीनों ही नंबर 0 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एल और एम दोनों 1 होने चाहिए। और उस केस में बचेगा 2/2 1। ठीक है। आंसर हो गया एट एल इक्वल्स। एल और इक्वल टू एम इक्वल टू 1। ओके सर। हाँ क्योंकि यहाँ पे वही रखने पे 0 बन रहा है ना। यस थैंक यू सर। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ इस ये तुम्हें सीरीज का सम पता है, देखो क्या करना होगा। अभी एस एन के बारे में लिखा था, सिग्मा के मतलब वो n/2 n+1 है। ये लिखा है और बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी में, मतलब सीरीज का भी क्वेश्चन मिल गया ना। सम द नंबर S1 S2 S3 की वैल्यू में पता है आर रिटेन ऑन 99 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड्स विद एन इवन नंबर रिटेन ऑन इट इज़। तो जो S की वैल्यू आएगी वो हमारी वहाँ पे अगर इवन आएगी तो वो वाला कार्ड हमारा क्या होगा, फेवरेबल होगा। और डिवाइडेड बाय टोटल तो 99 ही हमें लिखना है, तो वो हम लोग 99 लिखेंगे। और बाकी हमें ये देखना पड़ेगा कि कब S को सॉल्व करके हमारा क्या बन रहा है, इवन नंबर। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। S1 मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। S2 यहाँ पे रखो 3। S3 कितना हो जाएगा, 6। ये वाला मतलब हो सकता है, S3 में 6 लिखा है, ये हम लोग काउंट करेंगे कि ये वाला नंबर अगर लिखा है तो हो जाएगा। S4 10। है ना। S5 इसी में ऐड करते जाओ, ये जो नंबर है ना ये बार बार ऐड हो रहा है बस। 15। S6 अभी पैटर्न समझ में आ जाएगा, देखते हैं। S6 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 21। S7 28। ठीक है, फिर S8 अभी देखो हम लोग समझ रहे हैं। S8 में क्या हो जाएगा, ठीक है ये। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि जब S4 S8 ये सब निकाल रहे हो, या फिर आगे वाला अगर तुम, जैसे ये देखो 4 का ग्रुप मैंने लिखा है,
S4 S8 को देखो, जो भी सॉल्व होके आ रहा है वो इवन नंबर है। अगर तुम S कितना 12 निकालोगे वो भी इवन ही आएगा, ये भी सही है। तो 4 8 12 दिख रहा है, और रखोगे तो वही बनेगा। फिर S16 अगर निकालोगे, क्योंकि बेसिकली जो नंबर लिख रहे हो ना उसमें 4 का फैक्टर है, तो n जब यहाँ 4 का फैक्टर लिखोगे तो वो अपने आप हमारा 4 का फैक्टर ही आएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि S3 और S7 में भी इवन नंबर लिखा है, तो वो किस लिए होगा, क्योंकि जब यहाँ पे रखोगे तो वो 4 का फैक्टर बन रहा है। जैसे 3 रख दो तो 3 + 1 4 है, 7 रख दो तो 7 + 1 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि S3 S7, फिर अगला वाला क्या होगा S11, ये n+1 के लिए 4 का फैक्टर बना रहा है, तो वो 2 से डिवाइड होकर इवन नंबर बनेगा। मतलब S3 S7 S11 कहाँ तक, ऐसे देखो 3 7 11 कहाँ तक जाना है तुम्हें, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, 99 वाला क्या हो सकता है, क्योंकि 99 + 1 हमारा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, हो सकता है इसमें 99 आएगा। ठीक है, और ये वाला कितने हैं 4 वाले, 4 के हिसाब से जाओगे तो 4 8 12 कितने हो जाएंगे 96, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी ये टोटल नंबर कितने हैं ये काउंट करने हैं, तो इसमें देख लो, इसमें एन टर्म 99 = 3 + n-1 इंटू डी, डी कितना है इसमें 4 है, जल्दी आओ 96 डिवाइडेड बाई 4 n-1 कितना हो गया 25, ये 25 है और ये कितने हो जाएंगे, ये 24 है। तो टोटल जो नंबर्स हैं जो S1 S2 S3 के हिसाब से जो हमारे पास टोटल जो आ रहे हैं वो 49 है, तो आंसर फिर हमारा डी नहीं होगा, है ना हार्दिक, डी नहीं है, क्या होगा हमारा 49 फेवरेबल हो गए डिवाइडेड बाई 99, 99 है ना टोटल, ये होगा। सही है, समझ में आया। सर एक वो 4 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा। मतलब देखो एस जो है वो तुम्हारा ये है, और कह रहा है कि ये जो नंबर लिखा है वो इवन हो, इवन तो तभी होगा ना जब एक 4 का फैक्टर मिल जाए ऊपर, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करने के बाद एक और 2 बचना चाहिए, है कि नहीं, तो एक 4 का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 4 डायरेक्ट 4 8 लिखोगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, अगर n की वैल्यू सीधे 4 लिख दो या 8 लिख दो तो डिवाइड होने के बाद इवन नंबर ही बनने वाला है। तो 4 8 12 से लेके 96 तक, S96 तक, ये सारे हमारे क्या होंगे, वो इवन नंबर वाले पार्ट हैं। फिर ये दिख रहा है, यहाँ से समझे तो हम लोग यहाँ पे n के लिए 3 रखो, 3 + 1 4 मिल रहा है, मतलब डिवाइड होके 2 से इवन ही आने वाला है। अगला 7 वाले के साथ मिलेगा, 7 + 1 8, तो डिवाइड होके फिर से इवन ही आने वाला, तो 3 7 के साथ चलोगे तो 11, अगला 11 मिलेगा। सर तो हमने मतलब S8 तक लिया, अगर हम आगे लेते हैं S9 S10 तो मतलब फिर वो भी ले सकते हैं। हाँ वो तुम्हें पैटर्न से भी समझ में आ गया ना, मतलब मैं इसीलिए दिखा रहा था कि तुम्हें समझ में आए। तो 7 के हिसाब से 3 के हिसाब से आ रहा है ना, तो 11 के हिसाब से आएगा अगला वाला। यहाँ पे देखो 3 + 1 4 है, अगला 4 से डिविजिबल नंबर क्या होता है 8 होता है, तो वो 7 + 1 से आएगा। फिर अगला डिविजिबल नंबर क्या होता है 12 होता है, तो वो 11 से आएगा यहाँ पे, है ना। ओके सर। तो 25 वाले टर्म है 3 7 11 से लेके 99 तक, और 24 ये टर्म है 4 से डिविजिबल वाले टर्म। तो टोटल इतने ऐसे एस वाले होंगे जिनमें हमारा का जो नंबर लिखा है वो हमारा इवन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला चल रहा है।
हाँ इसको देखो, A1 से लेके A 2012 लिखा है। ये हमारे क्या है, अरेंज ऑन ए सर्कल, सर्कल पे अरेंज कर दिया गया। ईच नंबर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ए टू एडजेसेंट नंबर। मतलब एडजेसेंट नंबर मतलब होगा जैसे A3 लिखा है, इधर A2 और A4, तो ये एवरेज होगा इसका A2 + A4/2। इधर A5 लिख दो, तो A4 किसका एवरेज होगा A3 + A5, तो ऐसे ही बोल रहा है ये। तो इसका मतलब वो AP में होंगे नंबर्स, है ना। हर एक जो नंबर है वो अपने एडजेसेंट का सम करके बाई 2 करते हो तो बीच वाला नंबर आ जाता है, वो AP का ही प्रॉपर्टी है। तो लेकिन इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगाना है इसी लाइन को समझते हुए। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे इसमें? इसमें तुम देखते जाओ कि लीनियर और सर्कुलर लिखने में क्या दिक्कत आएगी। जैसे तुमने A1 लिखा, फिर A2 लिखा, फिर A3 लिखा, फिर A4 लिखा, A5 लिखा, तो ये ठीक है, ये हमारा इसका एवरेज है। फिर अगर A3 की बात करो तो A2 और A4 का एवरेज है ये वाला नंबर। फिर अगर बात करो तो ठीक है, फिर अगर बात करो तो A3 + A5 का एवरेज A4 वाला, तो ऐसे मिलता जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी जब हम लोग देख रहे हैं ऐसा? ये मतलब AP की मतलब होती प्रॉपर्टी बीच वाला दोनों का होता है, लेकिन जब सर्कल में अरेंज करें तो कहाँ पे दिक्कत आएगी? हम्म, हाँ 2012 में प्रॉब्लम आएगी। ये जब तुम ऐसे लिखोगे तो यहाँ तक ये ठीक है, यहाँ का तुम निकालोगे तो इसका एवरेज ये मिलेगा। लेकिन A1 के बाद अगर A1 के लिए सोचोगे तो A1 तुम्हारा इसका और इसका एवरेज थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो अब कहने का मतलब है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलें? बस इसके बाद ही लॉजिक लगेगा। अब क्या बोलें? क्योंकि जो कंडीशन लिखी वो तो हमें करनी ही है, तो लेकिन इन जनरल तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स सेम होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। सर वो एक बार आप फिर से रिपीट कर दो क्योंकि वो 2012 प्रॉब्लम क्यों आई? तो मतलब यहाँ तक का इसका एडजेसेंट का ये बीच में आ गया, ये थोड़ी ना इसका इसका होगा। मतलब कोई भी सीरीज़ अगर तुम लिख रहे हो जिसमें अभी डिफरेंट नंबर्स हैं, ये तुम्हारा इसका नहीं होगा, और प्लस ये भी इनका इनका थोड़ी ना सम मतलब एवरेज होगा। एवरेज तो मिडिल में आ जाता है ना। अगर तुम फर्स्ट और लास्ट टर्म का निकालो तो बीच में नहीं आता एवरेज, पहला थोड़ी ना नंबर हो जाएगा। यस। तो कहने वाला यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें सोल्यूशन भी पता है। अगर सारे ही नंबर सेम हो जाएं तो फिर मतलब जो कह रहा है वो सही है। यस। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, ऑल नंबर्स मस्ट बी सेम। टू वैलिड गिवन कंडीशन, है ना। अब इसके बाद हो गया आंसर।
इवन प्लेसेस का सम तुम्हारा 3018 था, है ना। 2 4 6 पे जो नंबर लिखे उनका सम 3018 है। हालांकि हम लोग नंबर भी निकाल सकते हैं कि क्या नंबर है वो, है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सभी नंबर सेम है। इवन प्लेसेस का सम 3018 है, ऑड प्लेसेस का भी सम 3018 होगा, तो पूरा सम क्या होगा, 3018 प्लस 3018, यही होगा, है ना, 6036। ठीक है, समझ में आया। तो ये ठीक ठीक मतलब बहुत लॉजिकल और बहुत जल्दी अगर क्लियर हो जाए तो फटाफट क्वेश्चन आंसर। चलो अगला। हाँ, इसके बारे में सोचो। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ए एम जी एम वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है तो किसी को ज़ीरो नहीं लेना। वैसे क्या है, वैसे हम लोग जल्दी से बता सकते हैं। अगर हमने पढ़ा था ए एम जी एम वाली चीज़ अगर याद हो, तो उसमें क्या होता था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो होती है जहाँ पे तुम अगर नंबर की बात करो और सिमेट्री टाइप से दिखता है तो वो नंबर्स हम लोग इक्वल ले लें तो हो जाता है काम, है ना, तो वहीं पे वाला मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर इंटीजर्स हैं तो इक्वल लेने में तो हमारा 10/3 10/3 10/3 आएगा। तो अगर तुम सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसमें इंटीजर आसपास इंटीजर ले लो। तो अगर हम लोग 3 3 4 ले लें तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन सॉल्विंग करनी है। अब सॉल्विंग में ध्यान रखो ये वाला टर्म कैसे बनेगा, है ना, ये वाला टर्म कैसे बनेगा, क्योंकि इसका भी यूज़ देखना है हमें और ये भी लाना है। ए एम जी एम में हम लोग को ये चाहिए हमें। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड से आता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमें पता भी है, एक्स वाई चाहिए। हाँ, आंसर सी सही है। जैसे मान लो अगर हम लोग इसका इसके बारे में सोचें, ठीक है, इसके बारे में सोचें तो क्या होगा, ये एक्स वाई मिलेगा इसमें और जेड भी मिलेगा और ये तीनों टर्म मिलेंगे और ये और एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा। ये इसीलिए लिखा है ताकि वो टर्म मिले। तो वैसे क्या लिखा है, एक्स वाई जेड भी है इसमें, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, जेड एक्स भी है और +1 भी है। ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू 10 है। तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 10 है तो 10 + 1 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो अभी भी हम लोग को करना वही है कि अगर मान लो इंटीजर के आसपास जो वैल्यू है वो बस अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो वैल्यू आएगी वो हम लोग लिखेंगे इंटीजर के हिसाब से। तो अभी क्या है, इन तीनों के हिसाब से हमने बोला कि ए एम जी एम लगा दो। x+1 प्लस y+1 प्लस z+1 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो ऊपर क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, तो ऊपर लिखा है 13/3। इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो इसकी वैल्यू कितनी है देखो लिखी है हम लोगों ने, तो 13/3 की पावर 3 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 11। वो 11 इधर ले आओ। तो कहने का मतलब है सॉल्विंग हो गई। 13/3 का क्यूब, हालांकि फिर से ये क्या है हमारा
इंटीजर नहीं है, लेकिन इसके बाद जो इंटीजर होगा ना वो हम लोग ले लेंगे। ये वाली वैल्यू ये लिखी है, 11 को इधर ले आए। अब देखो सॉल्विंग कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने मतलब ये था, अगर हम लोग ए एम जी एम अप्लाई कर रहे हैं, ये सिमेट्रिकल चीज़ दिख रही है, एक्स और वाई जेड आपस में जगह चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो तुम बस इतना काम कर सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी ए एम जी एम में, वो हम लोग जब इक्वालिटी होती थी नंबर्स में आपस में तब लेते थे। तो 10/3 10/3 10/3 लिया जा सकता है, लेकिन इंटीजर नंबर है तो 10/3 के आसपास। एक 4 लोगे तो फिर दूसरा 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर 4 4 3 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 नंबर, मतलब तुम ये चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो। तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी इन्हीं में से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक तरीका है करने का, बाकी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से निकाल लेंगे। यस सर। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसके बारे में देखो ज़रा, करो। जो सी में जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, सी में जो नंबर है कितने नंबर लिखे हैं ये बताना है बस, जो सी की वैल्यू है। और ए बी सी डी ए पी में है। पांच नंबर लेने के लिए मैंने बोला था कैसे लिया जाता है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि सी के साथ आगे इधर बढ़ जाओ, तो सी प्लस डी तो यूज़ कर लिया, तो सी प्लस कोई नंबर के मान लिया, और इधर क्या हो जाएगा C+2K, इधर C-K C-2K। 5 नंबर हो गए। अब बोला गया है सबका सम कितना हो जाएगा, 5C इज इक्वल टू क्यूब ऑफ किसी इंटीजर का क्यूब है, I1 का क्यूब है ये। और 3 का जो सम है BCD, 3 का सम करोगे तो C-K C+K मतलब 3C स्क्वायर है किसी का, है ना, किसी इंटीजर का स्क्वायर है। तो C का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ये बताना है। तो अभी देखो फिर हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब रूट इसका निकलना चाहिए। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, इसका मतलब C में 2 5 होने चाहिए, 1 5 लिखा हुआ है, 2 5 होने चाहिए। और इसके हिसाब से सोचो तो एक 3 होना चाहिए था, लेकिन एक 3 लिखोगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो 3 3 होने चाहिए। अब देखो सेटिस्फाइड है, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा, इधर देखो तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी C कितना हो गया 27 इंटू 25 ये होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 7 5। सो डायरेक्टली आपने कैसे लिखा हो C = 5 × 5 क्यूब रूट है, इंटीजर का क्यूब है ना ये 5C, तो इंटीजर का क्यूब है, तो यानी क्यूब कैसे हो रहा है कि क्यूब रूट निकालो इसका, तो 5C की पावर 1/3 लिखोगे। अभी क्यूब रूट कैसे हो सकता है, अंदर कम से कम एक नंबर 3 बार होना चाहिए, है ना, अंदर कम से कम एक नंबर 3 बार होगा तभी तो उसका क्यूब रूट में एक इंटीजर लिख पाओगे। यस। तो इसलिए 5 पहले से लिखा था,
दो 5 और लिख दिए मैंने, इसका क्यूब रूट हो गया। लेकिन इधर स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट में एक 3 लिखा हुआ है, एक 3 होना चाहिए। लेकिन अगर एक 3 यहाँ पे लिखोगे तो उसका क्यूब रूट नहीं हो पाएगा, तो 3 3 होने चाहिए थे, है ना। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब ये हमारा लीस्ट पॉसिबल नंबर है सी का, जो हम लोग बता रहे हैं। और कितने नंबर्स हैं इसमें? 3 नंबर्स हैं। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसके बारे में देखो। पैरेलल लाइंस है तो हम लोग देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताई जा सकती है। हम्म, ठीक, ठीक है हार्दिक, बिल्कुल। पैरेलल की तो कंडीशन हमें पता है ना, कि a/4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 9/b होना चाहिए, है ना। तो a/4 और 9/b होना चाहिए। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है a+b। तो हम लोग अलग अलग निकालते हैं। इसको मान लिया k है ये, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 4k, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/k। यानी हमको चाहिए 4k प्लस 9/k की लीस्ट वैल्यू। तो अभी क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों का प्रोडक्ट करने में k कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इन पे हम लोग AMGM अप्लाई कर दें। ये a+b लिखा है ना, a+b/2 है ये। दोनों का प्रोडक्ट 36 और स्क्वायर रूट, तो a+b/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो a+b इज ग्रेटर इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको देखो। ऑप्शन के हिसाब से इसमें किया जा सकता है। कह रहा है कि एस एन हैज़ ए मल्टीपल, कोई भी एस एन हर एक 10 के हिसाब से चल रहे हो, हर एक में क्या 19 का मल्टीपल होगा। और दूसरा कह रहा है कि एस एन के पास केवल एक ही प्राइम नंबर है ना। तीसरा कह रहा है कि कम से कम 4 मल्टीपल ऑफ 5 लिखे अंदर। यह कह रहा है एटमोस्ट 6 प्राइम्स है। तो ज़्यादा प्राइम्स हम लोग चेक तो नहीं कर पाते ज़्यादा कितने हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं। ये वाला ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 19 तभी मिलेगा जब लगातार 19 नंबर्स लिखे हों। ठीक है, लगातार अगर 19 नंबर्स लिखे होंगे तभी 19 का मल्टीपल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग n+1, टोटल ये कितने नंबर्स हैं? 18 नंबर्स हैं। तो लगातार यहाँ पे 19 हो सकता है पॉसिबल ना बन पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लगातार 19 नहीं हो सकता, या 18 नंबर है ना ये। अब अभिषेक देखना, हैज़ अ प्राइम मतलब केवल एक ही प्राइम होगा, बस ये हमें देखना है कि क्या एक ही प्राइम है या ज़्यादा प्राइम है। तो सेकंड ऑप्शन भी हम लोग बता सकते हैं। तो पहला तो गलत हो गया कि 18 नंबर डायरेक्ट पूरे लिखे हैं, तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी एन वैल्यू ज़रूर होगी जिसके लिए 19 का मल्टीपल ना मिले, क्योंकि लगातार 19 हमें चाहिए
नंबर्स जो जिसमें हमें 19 का मल्टीपल मिलता है। अब एस एन हैज़ ए प्राइम, हैज़ ए प्राइम का मतलब उसके पास एक प्राइम है, क्योंकि दो ऑप्शन दिए तो इसका मतलब यही बोल रहे हैं। तो हैज़ ए प्राइम मतलब अभी 18 नंबर कोई भी तुम 10 रख दिया, तुमने 10 से रखा तो 11 से लेके कहाँ तक जाओगे, 28 तक। तो 11 से लेके 28 तक तो फिर एक से ज़्यादा प्राइम हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया। अब थर्ड वाला, एटलीस्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5, 4 मल्टीपल्स तब होंगे जब 5 5 के 4 ग्रुप होंगे, मतलब 20 नंबर, तो सी भी गड़बड़ है। लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या है, 18 नंबर है, और 18 में अगर तुम ग्रुप बांटोगे तो अगर मान लो उसने बोला 6 मैक्सिमम, तो 3 3 के ग्रुप में हम लोग के पास जो प्राइम आते हैं वो लगातार ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है किसी केस में 6 आ रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 18 नंबर है, क्योंकि हर तीसरा नंबर प्राइम हो जाए ऐसा हर किसी केस में नहीं है। तो फिर आंसर हमारा डी होना चाहिए, बस लॉजिक समझ के यही होना चाहिए। एस एन हैज़ ए प्राइम नहीं होगा, है ना, क्लियर है ना। सो वो मल्टीपल ऑफ 5 वाला क्यों नहीं है? मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है 20 नंबर कंसेक्यूटिव, है ना। 5 5 का ग्रुप देखोगे तो उसमें 4 बार मिलना चाहिए, तो 5 के ग्रुप में एक, फिर अगला 5 के ग्रुप में एक, फिर अगला 5 के ग्रुप में तीसरा, अगले 5 के ग्रुप में चौथा, तो 4 मतलब 20 नंबर तो होने चाहिए ना। यस सर। तो पहला भी गड़बड़ हो गया, सेकंड भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा प्राइम है और हर किसी में एक से ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड भी गड़बड़ हो गया, तो बचा क्या, 6 प्राइम्स एट मोस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे, नेक्स्ट। हाँ चलो इसको देखो, इसमें हमें अभी बोला था ना स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो वो फॉर्मूला देखना है और उसके बाद हम लोग को सॉल्विंग करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है पर ये हो जाएगा। चलो मैं करता हूँ, तुम लोग भी करो। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा आर क्यूब या के क्यूब n/2 n+1 का होल स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर ही बताया था। ये होता है, ये चारों फॉर्मूले हैं जो कि हमारे अप्लाई हो जाएंगे इसमें। सब में अलग अलग जो समीशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहला वाला जो नंबर लिखा है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, a n/2 n+1 का होल स्क्वायर, b n/6 2n+1 n+1, c n/2 n+1 प्लस d n, 1 d के साथ 1 है ना, तो n इक्वल टू n⁴ है। तो दोनों साइड क्या करना, हमको कंपैरिजन करना है, ठीक है। दोनों साइड कंपैरिजन करना, मतलब n⁴ का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 है, n³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, n² का कोफिशिएंट 0 है, n का कोफिशिएंट 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। हालांकि कहीं पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो ठीक है। a इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो ये बाई 4 लिखा है, और n² प्लस 1 प्लस 2n, b/6, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करके लिए 2n³ आ जाएगा, 3n और 3n² प्लस n, ठीक है। c/2 n² प्लस n dn। कंपैरिजन, पावर 4 कहाँ से मिलेगा, सिर्फ इससे मिलेगा, और वहाँ पे क्या है पावर 4 राइट साइड में, तो a की पावर 4 को 1 होना चाहिए। कंपैरिजन, a की पावर यानी a इक्वल टू हो गया 4। अच्छा, उसके बाद n³ का कोफिशिएंट, तो n³ का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे आ रहा है, इसमें है, उधर तो नहीं है,
तो यहाँ पे बनेगा 2a/4 प्लस b/6 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये n³ का हुआ। n² इंटू n करोगे तो n³ मिलेगा, तो बच्चे में 2a/4 आ रहा है, और इधर से देखो ये बन रहा है, तो a की वैल्यू तो 4 है, 4 काट दो, 2 और इधर से 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब n², ये n³ के लिए था, वो n⁴ था, अब n², तो n² में यहाँ से देखो ये a/4 मिलेगा, यहाँ पे b/6 इंटू 3 मिलेगा इस पे n², और इधर देखो c/2 मिलेगा। ये क्या होगा, 0 n² के लिए। तो हमें पता है a 4 है, तो ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, c/2, तो c कितना हो गया, c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, लास्ट में n का कोफिशिएंट इधर से तो मिल नहीं रहा है, n² ही पहले लिखा है, यहाँ पे मिलेगा b/6 c/2 प्लस d इक्वल टू 0। तो b -6 है, रख दो वहाँ पे -1, c 4 है, 2 हो गया, d की वैल्यू आ गई -1, d -1 हो, रख दो वहाँ पे, आंसर हमारा आ गया 6। 4 + 6 मॉड वैल्यू है, 4 + 6 + 4 और 1, 15। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, मतलब इसमें कुछ करना नहीं था, वैल्यू निकाल के दोनों साइड कंपैरिजन करना है। चलो अगला, हाँ इसको देखो, ये भी पिछले जैसा ही है, लेकिन दोनों का सम वो 2n³ तक का है, ये लिखा है। ऊपर वाला 2n³ तक का सम है, नीचे n² तक का सम है। तो n/2 n+1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2n/2 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो सीधे सीधे n/6 2n+1 n+1। ठीक है, तो n और 2n+1 तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक n और 2n+1 बचा, और नीचे बचा n+1। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर करके डिवाइड हो सकता है, उसको डिवाइड करो, एक टर्म बस n+1 में डिवीजन में रखो, ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे कम है, n की डिग्री के हिसाब से तो डिवाइड हो सकता है ये। इसको ऐसे लिख दिया हमने, 2n +1 +1 -1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे ये वाला टर्म अलग कर दिया, 6n इंटू 2n+2 2 इंटू n+1 -6n डिवाइडेड बाई n+1। तो ये तो देखो ये डिवाइड हो गया, तो इधर तो इंटीजर लिखा है, 12n -6n डिवाइडेड बाई n+1 है। ठीक है, तो इसमें भी +6 -6 कर दिया। अब फिर अलग कर दो, ये कट गया। अब ये वाला जो नंबर है, बाकी सब जगह इंटीजर लिखा है, केवल ये 6/n+1 इंटीजर हो जाए तो हो जाएगा क्वेश्चन। 6/n+1 इंटीजर हो जाए तो फिर हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटीजर होने के लिए n को क्या रख दो, n तुम्हारा 1 से चालू होगा, तो 1 रखोगे तो कितना जाएगा, ठीक चल जाएगा, 6/2 3 हो सकता है,
2 रखने पे भी चल जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा। 3 रखने में नहीं चलेगा, 4 रखने पे नहीं चलेगा, 5 रखने में चल जाएगा। इसके आगे जा नहीं सकते वरना फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो n की वैल्यू हो गई, मतलब ये आ गया। और सम ऑफ ऑल पॉजिटिव जो नंबर n की पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम निकालना है, तो 8 हो गया आंसर। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाउस ऑन वन साइड ऑफ ए रोड आर नंबर्ड यूजिंग कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। मतलब जो रोड पे हाउसेस हैं उनके जो नंबर्स हैं वो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल द हाउसेस इन दैट रो इज़ 170 है। देयर आर एटलीस्ट 6 हाउसेस हैं इन दैट रो, द इज नंबर ऑफ द 6th हाउस। मतलब यहाँ पे हाउस हैं, ये तुम्हारा जो नंबर है ये ए वाला नंबर है। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो जैसे मान लो पहला तुमने x लिखा तो दूसरा x+2 होगा, और x+4 होगा, फिर x+6 होगा, x+8 होगा, x+10, ऐसे चलते जा रहा है। तो हमें अभी नहीं पता कितने हाउस लिखे हैं, लेकिन उसने सम दे रखा है। और इंटीजर के हिसाब से कभी भी हमारे पास क्वेश्चन कम मतलब इक्वेशन कम है, पर अगर इंटीजर्स दिया जाता है तो हम लोग वहाँ पे लॉजिकली ही सॉल्व करते हैं। तो मान लिया यहाँ पे n हाउसेस है, n की वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी। ठीक है, सम निकालो, n/2, इसको x मान लिया नंबर, 2x + n-1 इंटू ये लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिख दें, सम 170, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 170। अब देखो यहाँ दो नंबर हैं, दोनों ही इंटीजर हैं, एक n है दूसरा x + n-1 है। तो ये इंटीजर प्रोडक्ट होके 170 देगा। तो हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट करना चाहिए। तो 10 17 लिख सकते हो या 17 10 लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कम नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि अगर तुम किसी को n मानने वाले हो तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर यही होगा। और ठीक है, चलो, तो जैसे n की वैल्यू हमने पहले वाले में लिखी 10, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + n-1 कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। अब यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 8 आ गई। और अगर n 17 लोगे तो फिर x फिर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर तुमने 17 लिया तो यहाँ बचेगा कितना 16, और इधर 10 लिख दोगे फिर तो वो x नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब यही सही है, x 8 है। अब x 8 है तो ये 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे क्या लिखोगे, x + 2d, d कितना है, मतलब 6 नंबर पे है ना, तो d तो लिख दिया, 6 - 1 5, तो x प्लस यानी a की वैल्यू 18 है। अब a 18 है तो कहाँ पे पढ़ रहा है, 14 से 20 वाले में पड़ेगा। हो गया, समझ में आया। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। 5-6 क्वेश्चन और है, उसको खुद ट्राई करना, फिर बताना मुझे, मैं भेज दूंगा इसको, है ना, जो पीपीटी है वो भेज दूंगा, उसको करना। फिर इतना ही रखते हैं। ओके।